तो बच्चों इस भाग में अपने क्या है दोष जो है लोकतंत्र के उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए पिछले भाग में हमने देखा कि हम आलोचनात्मक परीक्षण कर रहे हैं, उसमें हमने गुणों को जाना कि लोकतंत्र जो शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था है, उसके गुण क्या क्या हैं। उसके गुणों के अनुसार हमने जाना कि यह एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। लेकिन हर एक वस्तु जो है उसके गुण और दोष दोनों उसमें विद्यमान होते हैं, दो नज़रिए होते हैं प्रत्येक चीज़ को देखने के लिए। हमने एक बार क्या है उसको एक उसके गुणों के अनुसार देखा है कि उसमें गुण क्या क्या हैं। अभी अपने उसको क्या है दोष के अनुसार देखते हैं कि उसमें दोष क्या क्या हैं, जिसके कारण हम उसको क्या है इक्वली या बराबर रूप से उसको समझ सकेंगे कि हमें उसमें क्या चेंज करने चाहिए या किस आधार पर उसमें कमी है और उन कमियों को किस प्रकार से या उस दोष को किस प्रकार से दूर करके हम क्या है लोकतंत्र को एक अच्छा शासन व्यवस्था या शासन तंत्र बना सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं अपने लोकतंत्र के दोष। लोकतंत्र के दोष के अंदर बात करें तो सबसे पहला दोष आता है व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण। देखिए हमने गुणों के बारे में चर्चा करते समय पढ़ा था कि व्यक्ति संबंधी जो धारणा है यानी व्यक्ति ही स्वयं क्या होता है उसमें शासक होता है, प्रत्येक व्यक्ति का शासन में भाग होता है, वह शासन का हिस्सा होता है, ये हमने गुण के समय पढ़ा। लेकिन क्या यह वास्तविकता है? अगर अपने इसको करीब से देखते हैं तो व्यक्ति का कार्य कितना रह जाता है, वह एक मतदाता के रूप में मात्र भर बनकर रह जाता है। उसका शासन में मतदाता के अलावा कोई कार्य नहीं रहता है। अब देखिए जब वह मतदाता है तो मतदाता उसको क्यों माना जाता है या शासन में उसका बराबर अधिकार क्यों माना जाता है जबकि वो सिर्फ एक मतदाता है? इसके पीछे कारण यह है कि व्यक्ति को क्या है, व्यक्ति को विवेकशील, विवेकशील बुद्धिमान मानकर उसको क्या है एक गुणी व्यक्ति मानकर उसमें क्या है राजनीतिक मामलों में उसको परिपक्व या मैच्योर मानकर क्या है उसको एक मतदाता का रूप प्रदान किया जाता है। जब वह मतदाता बनता है तो उसको क्या है वो सारी समझ होनी चाहिए, वो किसी लालच में किसी के पक्ष लेकर ऐसा कार्य ना कर रहा हो जिससे उसके समाज या उसके राष्ट्र को नुकसान हो, क्योंकि उसका जो कार्य है वो एक मतदाता के रूप में है, वह प्रतिनिधि चुनने वाला है, वो अपने लिए एक शासक चुनने वाला है जो उसके समाज के लिए, उसके राष्ट्र के लिए कार्य करने वाला है। तो उस व्यक्ति में क्या है यह योग्यताएं होनी चाहिए और इन ये योग्यताएं व्यक्ति में होती है, ऐसा मानकर लोकतंत्र में क्या किया जाता है कि व्यक्ति क्या है शासन का अधिकारी है। लेकिन वास्तविकता की बात करते हैं अपने तो क्या है अबौद्धिक प्राणी है व्यक्ति क्या है अबौद्धिक प्राणी माना जाता है, क्योंकि वह जो है वो सारा कार्य अपने संवेगों के वश में होकर करता है। उसके मन के जो संवेग होते हैं उनके अंतर्गत आके या आवेग जो होते हैं, संवेग आवेग जो होते हैं उनके अधीन होकर वह या मन के विचारों के अधीन होकर वह अपना इस प्रकार का या सभी कार्य जो है वो मन के विचारों के अधीन होकर करता है, जिसके कारण क्या है वह मताधिकार दे दिया जाता है। तो क्या है लोकतंत्र की जगह उसको क्या है भीड़ तंत्र मान सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो यह लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र हो जाता है। अब देखिए इस कथन को अपने समझते हैं कि लोकतंत्र तो है जनता का शासन और भीड़ तंत्र यानी एक भीड़ का ही शासन है, वो जनता या बुद्धिमानी व्यक्ति का शासन नहीं है। जिस तरफ ज़्यादा संख्या वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की बुद्धि वाले हो, वो क्या है शासक वर्ग बनेंगे। कहने का अर्थ हो गया कि जिस साइड लोग ज़्यादा वोट करेंगे उस साइड क्या है शासन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट अपने जो व्यक्ति संबंधी धारणा है वो क्या है भ्रमपूर्ण साबित होती है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से जिस पदवी को या जिस स्थिति को अपने आप को मानकर वोट करता है वो स्थिति उसकी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको जब अपने पढ़ेंगे बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, तब अपने को सीधा समझ में आ जाएगा कि वह भीड़ तंत्र किस प्रकार से बन जाता है।
देखिए बुद्धिजीवी वर्ग जो होता है उसकी उदासीनता होती है लोकतंत्र के अंदर। किस प्रकार से होती है उदासीनता, वो देखिए, क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। क्या होता है, गुणों की अपेक्षा संख्या को महत्व दिया जाता है, संख्या को महत्व दिया जाता है। और इसी के कारण इसको क्या है, भीड़तंत्र भी कहा गया है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए 10 व्यक्ति जो गुण वाले हैं वो किसी एक को चुनना चाहते हैं, और वहीं 50 व्यक्ति जो हैं जिनके पास उन गुणों की कमी है, वो गुण उनमें विद्यमान नहीं हैं जो एक मतदाता में होने चाहिए, फिर भी वो क्या है, मतदाता का अधिकार रखते हैं, वो मताधिकारी हैं, तो क्या वह सही सरकार अपने लिए सही प्रतिनिधि चुन पाएंगे? और ये 10 जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये अपने आप क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, इनका कोई कार्य नहीं रहेगा। इसी के कारण क्या है, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, वो इनमें सुधार करने का भी प्रयास नहीं करते, और जो भीड़तंत्र का सिस्टम है वो लगातार चलता रहता है। क्योंकि जिसके पास ज़्यादा वोट आ जाते हैं वो प्रतिनिधि होता है, भले ही वो योग्य हो या ना हो। जिसके कारण क्या है, इसको कहा जाता है कि बुद्धिजीवी भी उदासीन है, और व्यक्ति संबंधी जो धारणा है वह भी क्या है, भ्रमपूर्ण है। उसमें भी क्या है, जो दावा किया जाता है व्यक्ति ही शासक है या प्रत्येक व्यक्ति शासक है, ऐसा जो दावा किया जाता है वो गलत साबित होता है। नेक्स्ट है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। क्योंकि हमने पिछले गुणों के समय पढ़ा था कि नागरिक शिक्षा मिलती है, नैतिक शिक्षा मिलती है, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा दी जाती है लोकतंत्र के माध्यम से, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे एकदम भिन्न होती है। यानी राष्ट्र भक्ति की शिक्षा, नागरिकता की शिक्षा और नैतिकता की शिक्षा, इन तीनों शिक्षाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। लेकिन यह है क्या है, वास्तव में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र के द्वारा ये शिक्षाएं उस तरीके से नहीं मिलती है जिस प्रकार का क्या है सैद्धांतिक रूप से वर्णन किया जाता है। व्यवहारिक रूप से क्या है, वो वहाँ पर उस स्थिति में मौजूद नहीं होती है। राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार व्यक्त करते हैं, उसे ही राष्ट्रहित बताकर प्रचार करते हैं। देखिए, पहली शिक्षा के बारे में बात करें तो देखिए, जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने हित को ही क्या बताते हैं, राष्ट्रहित बताते हैं। अपने ही हित को राष्ट्रहित बताते हैं राजनीतिक दल, जिसके कारण क्या होता है, जो राष्ट्रभक्ति की भावना है वो एक प्रकार से उस दल भक्ति की भावना बन जाती है। यानी दल का हित राष्ट्रहित साबित कर दिया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा। लोग जो हैं वो इनके इन्फ्लुएंस में आके, उनके प्रभाव में आकर क्या है, उसको ही राष्ट्रहित मानने लग जाते हैं, और वह राष्ट्रहित बनता है। इसका मतलब वह क्या बन जाता है, उस दल का हित बन जाता है, या दल हित की राजनीति होती है फिर। और वो क्या करते हैं, जो दल जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं वो एक दूसरे पर क्या है, आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावना को भड़काते हैं। यानी उनकी धार्मिक, सामाजिक या किसी आर्थिक भावना या किसी भी प्रकार की जो भावनाएं होती हैं समाज में विद्यमान होती है। धार्मिक रूप से भी लोग रहते हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं होती हैं, सामाजिक रूप से भी कुछ भावनाएं होती हैं, समाज के प्रति जुड़ी हुई भावनाएं, संस्कृति से जुड़ी हुई भावनाएं जो होती हैं, उनको भड़का कर क्या किया जाता है, अपने हितों की पूर्ति राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है। जिसके कारण जो शैक्षणिक महत्व अपने को नज़र आता है वो वास्तव में शैक्षणिक महत्व नहीं होता है, वो क्या है, एक दल का हित करने वाला महत्व बनकर मात्र रह जाता है। तो अपने क्या है, 3 पॉइंट पूरे होते हैं। चौथे पॉइंट में देखते हैं स्वतंत्रता एवं समानता का भ्रमपूर्ण क्या है। लोकतंत्र में क्या है, स्वतंत्रता एवं समानता को ही आधार माना जाता है कि जहाँ स्वतंत्रता और समानता विद्यमान है वो क्षेत्र लोकतांत्रिक क्षेत्र है, या लोकतंत्र के कारण ही सभी को स्वतंत्रता या समानता प्राप्त
हो सकती है, इस प्रकार का विचार किया जाता है। लेकिन क्या यह वास्तव में सही है या क्या सही साबित होता है यह? तो देखिए क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है। लोकतंत्र ऐसा माना जाता है। वह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता है। लेकिन एक तो है राजनीतिक और एक है आर्थिक। अब लोकतंत्र में क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता मिलती है, समानता प्राप्त होती है, मताधिकार समान मिलेगा, अवसर समान मिलेंगे, सब कुछ समान है, ठीक है, राजनीतिक रूप से। लेकिन आर्थिक रूप से सभी को स्वतंत्रता या समानता मिलती है क्या लोकतंत्र के अंदर? नहीं मिलती है। अब जब आर्थिक रूप से क्या है वो समान नहीं होते, आर्थिक स्वतंत्रता समानता का अभाव होता है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता क्या हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है, उसका कोई अर्थ नहीं बचता है। क्योंकि राजनीतिक रूप से सम्मान या स्वतंत्र कहलाने मात्र से कुछ नहीं होता। वो जब क्या है कोई धनी व्यक्ति होगा, जब लोकतंत्र के चुनाव होते हैं तो हमने देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं वो ही क्या है प्रतिनिधि के रूप में खड़े होते हैं। जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो प्रतिनिधि के रूप में कभी खड़े नहीं होते हैं। तो धनी लोग चुने जाते हैं प्रतिनिधि के रूप में, और वो किसके हित का कार्य करेंगे? धनी वर्ग के हित का कार्य करेंगे। धनी वर्ग के हित का कार्य वो करेंगे। तो धनी या अमीर लोग ही प्रतिनिधि बनते हैं और वो उनका ही क्या करते हैं, उद्धार करते हैं, उनके प्रति ही कार्य करते हैं। जिसके कारण क्या होता है, अमीर और ज़्यादा अमीर होता जाता है और गरीब क्या होता है और ज़्यादा गरीब हो जाता है। उनके मध्य की जो चौड़ाई है, खाई है, वो लगातार बढ़ती जाती है और ज़्यादा वाइड होती जाती है। जिसके कारण क्या है, स्वतंत्रता व समानता क्या है, अर्थहीन नज़र आती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक अमीर वर्ग है जो क्या कर रहा है, सभी प्रकार के अवसरों का सही उपभोग कर पा रहा है, वहीं एक गरीब वर्ग जो है वो अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए भी वह कष्ट भोग रहा है, या उनको भी वह अवसर या समानताओं का आधार भी नहीं मालूम है। तो हमें पता चलता है कि स्वतंत्रता व समानता राजनीतिक रूप से दी गई है, उनको वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट जो है अपना पॉइंट है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। अब देखिए, राजनीतिक दल जो हैं वो लोकतंत्र का एक तरह से सबसे ज़्यादा खराब भाग है। राजनीतिक दलों के कारण ही क्या हो रहा है, सारा लोकतंत्र का जो सिस्टम है वो प्रदूषित हो रहा है, दुष्प्रभावित हो रहा है। जितने भी हमने 4 भाग पढ़े हैं, उन चारों भागों में जो सबसे गलत कार्य का भाग अदा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, राजनीतिक दल कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक दल किस आधार पर बने जाते हैं या संगठित होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रहित, राष्ट्र हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है या गठन होता है। लेकिन वो राष्ट्रीय हित तो दूर की बात है, वो सिर्फ स्वयं का हित या दल के हित के बारे में ही सोचते हैं। वो देखिए दल के हित के बारे में ही कार्य करते हैं लगातार। वो क्या है, राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति, जो मैंने पहले भी बताया, राष्ट्र भक्ति की जगह क्या होता है, दल भक्ति का कार्य ही नज़र आता है हमें जब लोकतंत्र के इन राजनीतिक दलों को देखते हैं। वे जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक नीतियां व कार्यक्रम का प्रचार करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वास्तव में वो अपना ही उत्थान करते हैं। अपनी जो नीतियां हैं उनके अपने फ़ायदे के लिए ही तैयार की जाती हैं। इनके कारण लोकतंत्र में विकार आता है। सिद्धांत रूप में क्या है, सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हितों से होता है, लेकिन वो क्या है, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं करते हैं, जो हम वास्तविकता में भी देख सकते हैं। हमारे सामने इस प्रकार के उदाहरण अवश्य नज़र आते हैं, जिनमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो स्वयं का हित ही सोच रहे हैं, न कि राष्ट्र के हित के बारे में सोच रहे हैं। बहुत से ऐसे दल हमारे समक्ष हमें देखने को मिलते हैं। अभी देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव के बाद
अनु उत्तरदायी शासन प्रणाली। देखिए हमने गुणों के समय पढ़ा था कि यह एक कुशल शासन प्रणाली है, उत्तरदायी शासन प्रणाली है, लेकिन यह क्या है, उत्तरदायी न होकर अनु उत्तरदायी शासन प्रणाली है। किस प्रकार से है वो देखते हैं कि सिद्धांत रूप में क्या है, लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या है, लोकतंत्र अनु उत्तरदायी है। यानी सिद्धांत रूप से यह उत्तरदायी शासन प्रणाली नहीं है, उत्तरदायी शासन प्रणाली है, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर अपने देखते हैं इसको तो यह एक प्रकार से अनु उत्तरदायी शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली हमें स्पष्ट नज़र आती है। किस कारण से, लोकतंत्र में शासन की असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर रखता ही नहीं है। यानी जब असफलता प्राप्त होती है तो जिम्मेदारी जो लेने का कार्य आता है वो एक दूसरे के ऊपर उस असफलता का आरोप प्रत्यारोप जो राजनीतिक दल है वो करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो असफलता का कारण है वो दूसरा राजनीतिक दल है, हम नहीं हैं इसके पीछे, और जो सफलताओं का क्रेडिट है वो राजनीतिक दल स्वयं प्राप्त करते हैं या अपने पास रखते हैं, और जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है। जब कोई बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दलों के आंदोलन या नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी मानती है, किंतु विरोधी दल क्या है, असफलता को स्वयं सरकार का कारण मानते हैं। यानी वो एक दूसरे पर ही इस प्रकार का विरोध जताकर जनता को क्या है, भ्रमित करते हैं, उसका समय बर्बाद करते हैं, उसका धन बर्बाद करते हैं, जबकि जो जनता के हित का कार्य होना चाहिए था वो कार्य संपूर्ण रूप से नहीं होता है, वह असफल का असफल ही रह जाता है। अभी देखते हैं अपने जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, 6 पॉइंट पूरे हो गए हैं। सार्वजनिक धन का अपव्यय, सार्वजनिक धन का भी और साथ ही साथ क्या है, सार्वजनिक समय का या जनता के समय का भी क्या है, अपव्यय होता है। देखिए धन का और समय जो क्या है सबसे कीमती चीज़ें हैं, उन दोनों का अपव्यय क्या है, इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कारण होता है। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में कानून का निर्माण अत्यधिक धन व्यय होता है। देखो किस किस कारण के लिए, एक तो नीतियों के निर्धारण के लिए, नीति निर्धारण हेतु, कानून बनाने के लिए, क्योंकि इन दोनों कार्यों के लिए क्या है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक लंबी बहस का शेड्यूल बना के रखते हैं, वो एक लंबी बहस करते हैं इसके ऊपर। तो नीतियां जो समय पर बननी चाहिए थी, जो कानून समय पर बनने चाहिए थे, वो वाद विवाद में ही घिरे रह जाते हैं, वो समय पर उन प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है, जिसके कारण क्या है, जनता का समय और धन एक तरह से क्या होता है, अपव्यय होता है उसका, या फालतू में खर्च होता है उसका। यानी कहने को अपने कह सकते हैं कि जो व्यवस्थापिका है वो लंबी चौड़ी बहसें करते हैं। लोकतंत्र की इस प्रक्रिया के कारण धन और समय अत्यधिक रूप से खर्च होता है। इसी प्रकार आम चुनावों में राष्ट्रीय धन व समय की बहुत हानि होती है। गरीब देशों के लिए लोकतंत्र एक और तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रणाली है, दूसरी ओर इसमें विकास की गति बहुत धीमी है। यानी ये तो होगी बात नीतियों की। इसके अलावा चुनाव होता है तो चुनाव में भी क्या है, जनता का समय बर्बाद होता है, क्योंकि चुनाव करने में क्या है, लगभग 6-7 महीने गुजर जाते हैं। तो जब यह चुनाव की प्रक्रिया चलती है तो उस समय किसी भी प्रकार का प्रशासनिक कार्य या विकास का कार्य नहीं हो पाता है। इसके अलावा चुनाव में क्या लगता है, बहुत ज़्यादा धन लगता है। अभी जो पीछे भारत में चुनाव हुआ था वो सबसे महंगा चुनाव था अब तक का, तो क्या है, बहुत ज़्यादा धन लगता है। जो गरीब देश हैं उनमें तो इतना धन मौजूद ही नहीं होता कि वो इस प्रकार के चुनाव प्रणाली को व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चला भी सकें, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं होती। अब चलो चुनाव
में समय और धन भी लगता है, लेकिन जो विकास होना चाहिए, जिस स्पीड से होना चाहिए, इतना समय लगने के बावजूद जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो विकास को जिस गति से पूरा करना चाहिए उस गति से पूरा नहीं करते हैं। उसमें भी क्या है, धीमी गति से विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, पूर्ण होने में तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अपने देखते हैं कि विकास ना के बराबर होता है, जबकि जनता का बहुमूल्य समय और धन क्या है, स्पष्ट रूप से खर्च होता हुआ दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रतिनिधियों को चुनने के लिए या नीतियों के निर्धारण और कानून बनाने के इस प्रकार के थोड़े समय वाले कार्यों के लिए ही। तो इस प्रकार से क्या है, अपना 7वां पॉइंट जो दोष है 7वां लोकतंत्र का, वह भी पूरा होता है। नेक्स्ट है उदासीन मतदाता। अब देखिए, मतदाता जो है उसको अपनी स्थिति का अंदाज़ा होने लग जाता है एक समय के बाद। उनको पता चल जाता है कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, या क्या मतदाता स्वयं इस प्रकार की शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं, वो देखते हैं अपने। देखिए, लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनाव में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं दिखाते हैं, यानी उनकी क्या है, रुचि नहीं होती है। राजनीतिक जो दल होते हैं, राजनीतिक दल क्या है, बहुत ज़्यादा प्रयास प्रसार करते हैं सब चीज़ों का, लेकिन फिर भी मतदाता क्या रहता है, उदासीन ही रहता है। अपने देखते हैं लगभग 50 से 60% ही क्या होते हैं, मतदान होते हैं। जो बाकी के नागरिक हैं वो उदासीन रहते हैं, और इसी कारण से प्रतिनिधि भी क्या है, अयोग्य चुने जाते हैं। अयोग्य प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वो भी क्या करते हैं, फिर समय की बर्बादी ही करते हैं, वो किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाते हैं। लोकतंत्र के दोषों के कारण स्वयं जनता इस शासन प्रणाली को अपना नहीं रही है। अपने इस आधार पर स्पष्ट रूप से दे सकते हैं कि इसके दोष जो हैं उनके कारण जनता अपनाने को तैयार नहीं है, इसको अपनाना नहीं चाहती है। लेकिन इससे यह क्या है, शासन प्रणाली भले ही इतने दोषों वाली है, बुरी है, लेकिन राजतंत्र से, अधिनायक तंत्र से या तानाशाही जो शासन तंत्र है उसके मुकाबले क्या है, अच्छी है, जिसके कारण जनता इसको अपनाए हुए है। जबकि इसमें भी क्या है, बहुत से दोष विद्यमान हैं जिनको दूर करना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे जनरेशन्स के लिए ज़रूरी हैं। कम और अयोग्य अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि ही क्या है, इसमें चुने जाते हैं। अवसरवादी और अयोग्य प्रतिनिधि ही इसमें क्या है, चुने जाते हैं, क्योंकि योग्य मतदाता तो मतदान करने के प्रति भी क्या होते हैं, उदासीन रहते हैं, जिसके कारण इसमें क्या नहीं हो पाता है, सुधार नहीं हो पाता है। इसके बाद देखते हैं संकट काल की दृष्टि से कमज़ोर शासन तंत्र या कमज़ोर शासन व्यवस्था संकटकालीन दृष्टि में। देखिए, संकटकालीन स्थिति में क्या होता है, जब देश में किसी भी प्रकार का संकट आता है, आंतरिक रूप से देश में क्या है, अगर दंगे फसाद होते हैं तो अब भी युद्ध या अन्य प्रकार के संकट की स्थिति में लोकतंत्र शासन क्या है, कमज़ोर सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है हमें। यह क्या है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रित होती है। देखिए किस प्रकार से अयोग्य है या कमज़ोर किस प्रकार से है। यह सत्ता जो होती है वो विकेंद्रित होती है। विकेंद्रित का मतलब हो गया, सत्ता किसी एक जगह केंद्रित नहीं होती, संगठित नहीं होती, जिसके कारण क्या है, वो टुकड़ों में बंटी हुई शक्ति होती है एक प्रकार से, जिसके कारण क्या होता है, जो केंद्रीकरण की ताकत है, शक्ति है, वो क्या है, नहीं मिल पाती। इसके कारण क्या नुकसान होता है, जो शीघ्र और गुप्त निर्णय, शीघ्र व गुप्त जो निर्णय
लेने चाहिए देश हित हेतु वो क्या है, नहीं लिए जाते हैं या नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि विकेंद्रित शक्ति के कारण क्या होता है, शक्तियाँ बंटी रहती हैं, उन सबको जोड़ने के लिए एक समय लगता है, एक प्रक्रिया लगती है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर एक कार्य में लोकतंत्र में क्या है, समय का बर्बाद जरूर होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय लोकतांत्रिक देश नाजी जर्मनी के सामने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमज़ोर सिद्ध हुए। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो यूरोपीय देश लोकतांत्रिक थे वो क्या है, नाजीवादी जर्मनी से हारे थे। हारने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि उनकी शक्ति जो थी वो विकेंद्रित थी, संगठित शक्ति नहीं थी, जबकि नाजीवादी जो जर्मनी की शक्ति थी वो मात्र एक व्यक्ति के हाथ में थी, जो हालांकि गलत है, लेकिन फिर भी क्या है, शक्ति जो थी वो संगठित थी, केंद्रित थी। दूसरा क्या है, साम्यवादी, जब दूसरा विश्व युद्ध पूरा होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, यही जो देश थे, जो लोकतांत्रिक देश थे, वो साम्यवादी जो सरकार होती है रूस की, वो लोकतांत्रिक साम्यवादी सोवियत संघ के सामने क्या होते हैं, ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि साम्यवादी स्थिति में भी क्या है, शक्ति का केंद्रीकरण होता है, समाज के सीधे हाथों में क्या होती है, शक्ति होती है, लेकिन लोकतांत्रिक वाले में क्या है, शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ होता है। लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। इस बात को अपने देखते हैं कि शुरुआत में जब हमने देखा कि जो ब्रिटेन के या अन्य यूरोपीय जो देश थे जो क्या है लोकतंत्र को अपना रहे थे, वो क्या कर रहे थे, उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा दे रहे थे। अब पहली बात तो पूंजीवाद राज्य के रूप में करते हैं, इसकी पूंजीवाद राज्य, जो समाजवादी लोग हैं वो इसको पूंजीवाद राज्य के रूप में घोषित करते हैं। वो बताते हैं कि लोकतांत्रिक जो राज्य हैं वो पूंजीवादी राज्य हैं, उनमें क्या है, मात्र पूंजीवादी लोगों का ही क्या होता है, समर्थन होता है, उनका ही विकास होता है। पूंजीवादी युद्ध व साम्राज्यवाद को जन्म देता है। अतः लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र के कारण क्या होता है, एक तो पूंजीवादी युद्ध होता है, पूंजीवादी युद्ध, और दूसरा साम्राज्यवाद की नीति आती है, इसमें साम्राज्यवाद की नीति आती है। किस प्रकार से साम्राज्यवाद की नीति आती है, जैसा कि मैंने उदाहरण बताया था कि यूरोप ने क्या बनाए थे, उपनिवेश बनाए थे अपने, यानी वो अपना साम्राज्य फैला चुके थे उस समय। लेकिन लोकतंत्र आने के बाद जो हुआ कि उपनिवेश धीरे धीरे क्या हो गए, हटते गए। लेकिन अब क्या है, अब पूंजीवादी उपनिवेश बन रहे हैं, पूंजीवादी उपनिवेश बन रहे हैं। जो बड़े बड़े विकसित देश हैं वो अपनी पूंजी का प्रभाव डालकर दूसरे देशों में क्या है, अपनी आर्थिक संस्थाओं की मदद से क्या है, नव उपनिवेशवाद को जन्म दे रहे हैं। किसके आधार पर, पूंजीवादी आर्थिक संस्थाओं के आधार पर, जिसके कारण क्या है, जो एशिया, अफ्रीका या जो विकसित होने वाले देश हैं वहाँ पर क्या है, अर्थव्यवस्था को अपने हित से प्रभावित करते हैं, यानी अपने द्वारा वो प्रभावित करते हैं, जिसके कारण वो एक जो देश हैं या महाद्वीप हैं वो उनके प्रभाव के कारण क्या होते हैं, आर्थिक रूप से एक तरह से गुलाम बन जाते हैं। उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, इनको अपना गुलाम के रूप में तैयार कर रही है। जो साम्यवादी विचारकों का मत है, आधुनिक काल में लोकतंत्र पूंजीवाद की साठगांठ है और विश्व शांति के लिए यह क्या है,
खतरा है, ऐसा क्या है समाजवादी विचारधारा वाले लोग मानते हैं। ठीक है, धन्यवाद।